हाय गाइस, ये तीसरा पार्ट है मेरे लेक्चर का जो कि मैं बाबर हुमायूं 1500 से कैसे चालू हुआ, इंडिया में कैसे आया, फिर मुगल डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई। तो दिस इज़ द थर्ड लेसन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बाबर का इंडिया में आने का क्या फ़ायदा हुआ, सिग्निफिकेंस क्या था, बाबर के बारे में कुछ जानेंगे, बाबर का फाइट विद बहादुर शाह ऑफ गुजरात, अफगान्स के बारे में जो कि एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे बंगाल में, और उस अफगान्स में शेर शाह सूरी के बारे में कि उसने कैसे कैसे अपने स्टेप्स अपना पावर बढ़ाया है, और डिवाइड डीलिंग विद बाबर जो कि बिजी हुमायूं जो कि बिजी था इन फाइटिंग विद गुजरात, बहादुर शाह गुजरात एंड हिज ब्रदर, और क्या रोल था जिसने करते वो मैनेज किया कि ओवरकम करके वो फाइनली हुमायूं को हरा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर इन इंडिया। बाबर का इंडिया में आने का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसमें चलिए मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ लेसन पे। पहले कुशन एम्पायर के बाद पहली बार ऐसा है कि काबुल और कंधार इंडिया में इंटीग्रेट हुआ, क्योंकि काबुल और कंधार हुमायूं के पास था। हुमायूं का जो भाई था कामरान, वो वहाँ का गवर्नर था, वो वहाँ पे रूल कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं कुशन काबुल और कंधार इंडिया में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि इससे ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इंडिया को फिर फॉरेन मार्केट तक, ये देख सकते हो, फॉरेन फॉरेन मार्केट में एक्सेस मिलने लगा, क्योंकि रास्ता जो काबुल और कंधार का रास्ता वो फॉरेन मार्केट यानी सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देता था, उससे बियॉन्ड भी। तो ट्रेड कॉमर्स से बहुत अच्छा था। तीसरा पॉइंट है कि जब लोधी और राणा संगा को हराया तो इससे एक मौका मिला कि जो बैलेंस ऑफ पावर था, कि एक तरफ लोधी रूल करा था, एक तरफ राजस्थान, राजपूताना, राणा संगा, ये सब आपस में अलग अलग रीजनल पावर थे। इन सबको तोड़ के एक यूनिफाइड पावर बनाया और ऑल इंडिया एम्पायर बनाने का ड्रीम उसका पूरा हो सका। मतलब उसने मैनेज किया कि एक पहली बार ऑल इंडिया एम्पायर बना जिसमें सिंगल दिल्ली पर बाबर रूल कर रहा था। ओके, तो अगला पॉइंट, नया वारफेयर टेक्निक। उसके आने पर उसने फर्स्ट टाइम गन पाउडर कहाँ यूज़ किया था, मैंने लास्ट लेसन बताया था, भीरा फोर्ट में। भीरा फोर्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान पंजाब में। ओके, तो उसने गन पाउडर यूज़ किया। गन पाउडर इंडिया पता था, लेकिन लेकिन गन पाउडर एज ए आर्टलरी यानी कि आर्म्स में यूज़ करना ये बाबर ने शुरू किया। और आर्टलरी में यूज़ किया, तो आर्टलरी जो कि गन तोप होती वो सब बहुत महंगे होते थे। तो स्मॉल किंगडम जो थे वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये महंगे महंगे आर्टलरी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। तो ये स्मॉल किंगडम्स, ये छोटे छोटे राज्य थे, वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि स्मॉल किंगडम्स का एरा ख़त्म, स्मॉल किंगडम्स आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उनका काम ख़त्म, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लीजिए कि उसने क्राउन पावर को फिर से स्टैब्लिश किया, री एस्टैब्लिश। देखिए तुगलक डायनेस्टी यानी खासकर मैं बोलूँ तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक लास्ट था जिसने कि एक सेंट्रल बहुत ही बड़ा एरिया पर रूल किया था। जो खलजी से शुरू हुआ था तुगलक तक बहुत अच्छा चला था, उसके बाद टूटना शुरू हुआ तो टूटता ही रहा। लेकिन ये बाबर ऐसा है जिसने फिर से सेंट्रल पावर की अहमियत जगाई और बताया कि एक राजा होता है और क्राउन उसकी इज्जत होती है। तो ये जो फिरोज तुगलक के समय एंड हुआ था, इसको दोबारा रीस्टैब्लिश किया, क्राउन पावर यानी क्राउन यानी एक ही सॉवरेन पावर। और लास्ट, जैसे अफगान्स क्या थे, अफगान जो थे वो ट्राइबल लोग थे, तो उनको कहते थे कि हर ट्राइबल ग्रुप अपने आप को इक्वल मानता था, और कहता था गद्दी पे हमारा बराबर हक है, या पावर बांटो, या तो किंगडम को बांटो हमारे बीच में। जैसे कि अफगान्स में क्या होता था कि भाइयों बीच किंगडम बढ़ता था, क्योंकि सब इक्वल समझते थे। लेकिन बाबर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बाबर का टक्कर देने, बाबर कहाँ से बिलोंग करता था, बाबर बिलोंग करता था इसके चेंगिस तिमूर से। तो उसे चैलेंज करने के सिर्फ तिमूरिद प्रिंस, कोई तिमूरिद प्रिंस ही उसे चैलेंज कर सकता था। ओके, तो ऐसा कोई था नहीं, तो उसे कोई जल्दी चैलेंज नहीं कर सकता, तो उसको वो स्टेबिलिटी से आराम से रूल कर सकता था। अब बाबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ओके, बाबर के बारे में ये देखिए कुछ लिस्टेड मैंने पहले किया हुआ है। बाबर को वाइन्स बहुत पसंद थी, सॉरी दोस्तों, हाँ, बाबर को वाइन्स बहुत पसंद थी, ठीक है। लेकिन उसने वाइन को बैन कर दिया था जब उसने वार अगेंस्ट राणा संगा, जो कहा था कि वार जो है वो वार है हमारा रिलीजियस बेसिस पे, ठीक है, एक तरह से जिहाद डिक्लेयर कर दिया था। उसने बोला था वाइन कोई नहीं पिएगा, मतलब उसने तो, लेकिन उसकी मतलब वो कितना सीरियस रूलर था इससे समझ आता है। तो उसे वाइन बहुत पसंद था, वो बहुत ही डिसिप्लिन था, ठीक है, और वो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था, ठीक है ना। लेकिन वो बाइवर्टेड यानी कि वो ऐसा नहीं था कि बहुत ऑर्थोडॉक्स था, लिबरल भी था। उसने कभी भी कोई टेम्पल नहीं तोड़ा, ठीक है ना, कभी भी कोई टेम्पल नहीं तोड़ा। उसे गाजी का टाइटल मिला था कब, जब उसने राणा संगा को हराया था। कब, बैटल ऑफ खानवा में। बैटल ऑफ खानवा राणा संगा को हरा के राणा, यस, ये राणा
राणा संगा, ओके, राणा संगा को हरा के फिर उसको टाइटल कौन मिला था, गाजी टाइटल मिला था। कोई टेम्पल उसने तोड़ा था, मतलब वो बहुत ही थोड़ा लिबरल पॉलिसी का था, ऐसा नहीं था बहुत ही बायोगोटेड, बोलते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस में बाकियों के लाइफ में इंटरफेयर करना। वो जानता था कि सब पे रूल करना है तो सबको अलाउ करना, कुछ ना कुछ अपने धर्म पे टिके रहे, वरना क्यों रिवोल्ट हो सकता है, क्योंकि वो इंडिया का नहीं था, बाहर से आया था, उसे इंडियंस को लोगों को पहले अपना बनाना था। वो बहुत ही लैंग्वेज प्रेमी था, नॉलेजेबल था, वो पर्शियन अरबिक जानता था। उसने 2 बुक लिखी थी, लिटरेचर लिखा था जो बहुत ही फेमस था। एक था तुजुकी बवारी, ठीक है, और एक मासनवी, जो कि मासनवी और तुजुकी बवारी दोनों मास्टरपीस कहा जाता है लिटरेचर में, ओके। और वो नेचुरलिस्ट था, उसे गार्डनिंग और नेचर में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए उसने गार्डन बनाया बिल्डिंग्स में विद रनिंग वाटर, यानी फव्वारों के साथ गार्डन। और ये कॉन्सेप्ट उसी ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, कि हर अब हम जिस ताजमहल में देखते हैं हम लोग सब देखते हैं। और उसने सेकंड कैपिटल दीनपन्ना बनाया था। सेकंड कैपिटल कहाँ पर, नियर दिल्ली उसने दीनपन्ना का सेकंड कैपिटल बनाया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अफगान के बारे में, जो इंडिया उसके लिए चैलेंजेस हमेशा प्रूव करते रहते थे अफगान्स। अब अफगान्स में हमको 2 नामों को याद रखना है। एक नाम याद रखना है मोहम्मद लोदी का, और एक रखना है नुसरत शाह का। ये देखिए मैंने दो नाम लिख के रखे अफगान्स पे। अफगान 2 नाम याद रखिए। मोहम्मद लोदी कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई था, वो छोटा भाई था इब्राहिम लोदी का। और दूसरा है नुसरत शाह, बंगाल का रूलर था। ये दोनों को दोनों चैलेंज कर रहे थे हमेशा, ईस्ट साइड, इंडिया के ईस्ट साइड में वो हमेशा रूल कर रहे थे। ये देखिए ये इंडिया मैप है, यहाँ पे नुसरत शाह रूल करता था, और ये जो जौनपुर एरिया यहाँ पे अफगान का बोलबाला था मोहम्मद लोदी, कहीं ना इसका कंटेंडर रूलर माना जाता था। जब मोहम्मद लोदी ने कौन से बैटल में पार्टिसिपेट किया था, बैटल ऑफ खानवा उसने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि खानवा में राणा संगा हार गया था, ठीक है। तो बैटल ऑफ खानवा में मोहम्मद लोदी साथ दिया था राणा संगा का अगेंस्ट बाबर, ओके। उसके बाद क्या हुआ, वो हार गया तो भाग के आया बिहार में लोग अफगान थे, उन्होंने कहा कि तुम हमारे रूलर हो, उसे एज ए रूलर प्रोक्लेम किया और सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, यानी बिहार का उसे रूलर डिक्लेयर किया। और बंगाल में पहले ही नुसरत शाह इसके हुमायूं के अगेंस्ट था, तो ये बिहार और बंगाल मतलब काफ़ी हद तक ईस्ट साइड हमारे इंडिया का हम देख रहे हैं, यूपी का साइड, क्योंकि उस समय बिहार ऐसा नहीं था, पूरा बहुत हद तक था। तो ये साइड और ये साइड नुसरत शाह और मोहम्मद लोदी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना रहे थे अगेंस्ट हुमायूं। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो बात हुई अफगान की। अब मैं बताता हूँ आपको गुजरात, जो कि वेस्टर्न थ्रेट था इसके लिए, हुमायूं के लिए वेस्टर्न थ्रेट। तो आप देख सकते हो कि वेस्टर्न थ्रेट कैसा था, ये देखिए। पर समझिए पावर इक्वेशन क्या था। ये इंडिया का मैप है, मैं इसमें जल्दी से बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ काम। इसके जो भाई थे हुमायूं के, उसने उसके बाबर ने जाते जाते कहा था कि बेटा कभी भी पावर डिवाइड मत करना, अभी इंडिया का भी पावर हमने ठीक से इस्टेब्लिश नहीं किया है, तो पहले अपने भाइयों को साथ मिला के चलना, उन्हें अलग मत होने देना, उन्हें हो सके तो फुसला के डिप्लोमेसी से साथ रखना। तो इसीलिए उसने क्या किया, कामरान को काबुल और कंधार संभालने दे दिया। लेकिन कामरान खुश नहीं था, बोलता है कि ये बहुत भिखारी स्टेट है, यहाँ कुछ नहीं है। तो उसे लास्ट में क्या दिया, उसे लास्ट में पंजाब दिया, मुल्तान। कामरान को कहा कि ठीक है तुम इस पर रूल करो। इससे क्या हुआ कि उसे पैसे वाला एरिया मिला और उससे वो खुश रहा, उसे खुश रखा अपने साथ रखने के लिए। फिर वेस्ट में उसे कौन सा थ्रेट था, बहादुर शाह का। बहादुर शाह से उससे काफ़ी लड़ाई हुई। जब वो ईस्ट में गया बंगाल को लोगों को शांत करने के लिए, ठीक है, बंगाल में फाइट करने के लिए, वहाँ बंगाल में जाके हुमायूं ने कौन सा फोर्ट कैप्चर किया, हुमायूं ने जाके वहाँ पे जो फोर्सेस थे अफगान्स के, उनका गढ़ था चुनार फोर्ट जो है आप देख सकते हैं इस लोकेशन में। चुनार फोर्ट यहाँ पर, ये गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है। चुनार फोर्ट को उसने कब्जा किया। चुनार फोर्ट जैसे कब्जा किया, शेर शाह ने बोला कि भाई मुझे फोर्ट वापस दे दे, तू मेरा बेटा को गिरवी रख और मैं बदले में तुझे अपना रूलर मानूंगा और तेरे बिहार पर रूल करूँगा। तो हुमायूं को थ्रेट था बहादुर शाह गुजरात, वो भी सेम एज का था। उसने धीरे धीरे करके गुजरात का रूलर था। उसने मालवा पर कब्जा किया, मालवा यहाँ पर है। फिर उसने मेवाड़ पर अटैक किया और मेवाड़ चित्तौड़ फोर्ट का कब्जा कर लिया। मेवाड़ की जो रानी थी, रानी कर्णावती, उसने हेल्प मांगा था, ऐसे भाई राखी भेजा था हुमायूं को कि मेरी मदद करो। तो और वहाँ पे उससे लगा कि हेल्प करने जाना है, उसे लगा कि मेरा आगरा यहीं था, तो आगरा के बगल में मालवा तक पहुँच गया था। तो उसे डर लगा कि अब धीरे धीरे करके वो मालवा से मेवाड़ सब कब्जा कर रहा है इस एरिया को, तो मेरा आगरा को खतरा हो सकता है। इसलिए हुमायूं बोला कि ठीक है तुम फोर्ट रखो
इसको शेर शाह को और मेरे अधीन रहो। तो वो उसने नुसरत शाह और वो ये शेर शाह के साथ पीस एग्रीमेंट किया और लड़ाई किया, लड़ाई में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस पीस एग्रीमेंट करके वापस लौट गया और आके वो सीधे ग्वालियर फोर्ट पर बैठ गया और धीरे धीरे करके इस पर अटैक करने लगा बहादुर शाह पे। लेकिन फिर बाद में कुछ दिन के लिए वो चला गया दिन पन्ना, नया कैपिटल बनाया तो उसे लगा कि मेरा ये खतरे में आ सकता है आगरा, तो मुझे सेकंड कैपिटल रेडी करना चाहिए। तो सेकंड कैपिटल दिन पन्ना बनाया। उसी बीच में बहादुर शाह जहाँ ने जब मेवाड़ पे कब्जा कर लिया चित्तौड़ फोर्ट पे, तो उसे लगा कि अब बहुत हो गया, अब सर से पानी को जा चुके हैं। वो आया सीधे के सीधे अटैक करने के लिए। तभी तो बहादुर शाह भाग के, मैं बताता हूँ कहाँ कैसे कैसे भागा बहादुर शाह पहले। अब देखिए यहाँ कहाँ, चित्तौड़ में था बहादुर शाह, चित्तौड़ से वो मंडू भागा। मंडू में बहुत बड़ा खजाना था। जैसे ही जब लगा कि अटैक करेगा हुमायूं, तो वहीं मंडू से चंपारण भाग गया। फिर चंपारण से वो भाग गया अहमदाबाद कटिहार रीजन में, ठीक है। तो मंडू में बहुत बड़ा खजाना था, ट्रेजर। ट्रेजर का सारा सारा किसके हाथ में आ गया? ट्रेजर हाथ में आ गया किसके? हुमायूं के। और हुमायूं खुश, हाय हाय ट्रेजर मिल गया मुझे, तो इतना सारा पैसा मिल गया। और बाद में यहीं पे अहमदाबाद में ही बहादुर शाह जो था वो डूब के मर गया जब पोर्तुगीज़ से फाइट कर रहा था, ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ था कि जो गुजरात का है, गुजरात को उसने किससे रूलर दे दिया था? हस्कारी को। जब जब पहली बार कब्जा किया था ये गुजरात को, गुजरात तो उसने हस्कारी को दे दिया था। लेकिन हस्कारी डर गया था जब बहादुर शाह खड़ा होने लगा था। तो हस्कारी जब छोड़ के भागा गुजरात को आगरा की तरफ, उसी तरह से मालवा को ही छोड़ना पड़ा हुमायूं को, मतलब गुजरात को जो फोर्ट पे बैठा हुआ था वो ग्वालियर फोर्ट पे, कि उसे हस्कर को संभालने के लिए दोनों ने अलग अलग पोजीशन छोड़ा। इसी बीच में दोनों उसके हाथ से दोनों जगह गुजरात और मालवा दोनों हाथ से निकल गया हुमायूं का। लेकिन ठीक है, इस बैटल में मान लीजिए उसने गुजरात लूज़ किया, उसने मालवा लूज़ किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड जो बहादुर शाह सबसे बड़ा थ्रेट था उसके लिए, वो तो डूब के मर गया। तो इस वार में कहा जाता है कि मे बी हुमायूं ने कुछ गेन नहीं किया, लेकिन उसने अपने सबसे बड़े खतरे को ख़त्म कर, उसका खतरा ख़त्म हो गया। और उस तरह से वो पीसफुली फिर कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकता था? वो अपना ध्यान ईस्ट में अफगान्स पे लगा सकता था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था और उससे वो ठीक से निपट नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ बिजीनेस, जो उसको बिजी था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला। चलिए थैंक यू, अगला सीरीज़ में फिर हम लोग देखेंगे बहुत सारे और इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलिए बाय, टेक केयर। ये ऊपर से आपको मैं जूम दिखाया तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।